हम और आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कपड़े गर्मी के लिए है या सर्दी के लिए, किसी त्योहार के लिए चाहिए या फिर ऑफिस के लिए या फिर घर पर पहनने के लिए। साइज़ तो खैर देखते ही हैं, रंगों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है। इतना करने के बाद एक कपड़ा पसंद किया जाता है। जब कपड़े खरीदने के लिए इतना सोचते हैं तो फिर आप खुद सोचिए, निवेश करते वक्त अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। तो आज हम यही बात करेंगे कि अपने लिए म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, किन बातों को पहले जान लें और किन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले, हर निवेश के लिए एक गोल या लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। पैसे किस काम के लिए चाहिए? रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए या फिर किसी और लक्ष्य के लिए। ये तय होते ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि पैसे कब यानी कितने साल बाद चाहिए। इसके बाद आएगी म्यूचुअल फंड चुनने की बारी। अब म्यूचुअल फंड चुनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले स्कीम का ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट परफॉर्मेंस, पीयर कंपैरिजन, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, अप कैप्चर, डाउन कैप्चर ये सब देखने लगे। ये सब जानने के पहले आपको अपने अंदर झांक कर देखना है। मतलब कि सामने वाले को जज करने के पहले खुद को जज करें। सबसे पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन देखना है, उसके हिसाब से सही एसेट क्लास चुनना है। मतलब ये कि इक्विटी में जाएंगे या डेट में या फिर हाइब्रिड में, ये सब पहले तय करना है। देखिए, एक एसेट क्लास या मार्केट कैप या निवेश का स्टाइल हमेशा टॉप पर है, ऐसा कभी नहीं होता। फंड की परफॉर्मेंस कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, ये हमेशा बदलती रहती है। तो अपनी वित्तीय ज़रूरत और हालात को देखें, परखें और सही एसेट क्लास चुनें। ये सब हुआ चुनाव का दायरा सीमित करने के लिए। अब आते हैं आंकड़ों पर। ये बात तो तय है कि आपको रिस्क फ्री रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। अरे मतलब ये कि इन्फ्लेशन की दर यानी महंगाई बढ़ने की रफ्तार से अधिक कमाई चाहिए। नाउ वेरी सिंपली पुट, ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिस्क लेना होगा। रिस्क प्रोफाइल तय करके आप जान चुके हैं कि किस कैटेगरी में जाना है और अब उस कैटेगरी के फंड में मार्केट से ज़्यादा रिस्क लेना है या उससे कम रिस्क लेना है। और ये कैसे मालूम चलेगा? फंड के बीटा से। बीटा अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो फंड मार्केट से ज़्यादा रिस्क ले रहा है और अगर 1 से कम है तो वो फंड मार्केट से कम रिस्क ले रहा है। कई बार कम रिस्क वाले फंड भी बाजार की गिरावट में काफ़ी गिर जाते हैं, तो उस गिरावट को स्कीम कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करता है ये देखने के लिए आपको देखना होगा सॉर्टिनो रेशियो। जितना ज़्यादा हो सॉर्टिनो रेशियो उतना बेहतर है फंड। रिस्क के बाद आती है कमाई देखने की बारी। अब आप देखेंगे कि हम जो रिस्क ले रहे हैं उसकी वजह से हमें रिस्क फ्री रिटर्न से ज़्यादा कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। ये हो गया अल्फ़ा। जितना अधिक अल्फ़ा उतना बेहतर कमाई की संभावना। अब कमाई के मामले में फ़ंड की परफॉर्मेंस को देखना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको देखना है एवरेज 3 ईयर रोलिंग ओवर 10 ईयर्स। ये आपको फ़ंड की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस दिखाता है, ना कि पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न। पॉइंट टू पॉइंट देखने में क्या दिक्कत है? कभी कभी होता ये है कि फ़ंड मैनेजर का कोई कॉल अच्छा चला जाता है और उस पीरियड में उनका रिटर्न जो है वो माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लगातार अच्छा रिटर्न देता रहा है। लंबे समय में अच्छा रिटर्न पता करना है तो रोलिंग रिटर्न देखना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 3 साल क्यों, 1 साल क्यों नहीं, 1 साल का भी देख सकते हैं, लेकिन बाजार में ना मार्केट साइकिल होती है और एक मार्केट साइकिल करीब 3 साल मोर और लेस इतना रहता है। तो 10 साल में आपको 2 या 3 साइकिल मिल जाएगा, तो आपको अलग अलग मार्केट साइकिल में स्कीम के परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिल जाएगा। अब कुछ ऐसी बातें जिनको जानने के लिए आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फ़ंड मैनेजर कौन है, उसे टोटल कितने साल का अनुभव है, फ़ंड मैनेजर स्कीम को कब से मैनेज कर रहा है, स्कीम के फ़ंड मैनेजर कितनी दफ़ा बदले गए हैं, ये सब। साथ ही फ़ंड हाउस के बारे में भी पता कर लें, फ़ंड हाउस में कुछ यूनिकनेस है कि नहीं, अगर है तो किस मायने में, निवेश की स्टाइल के मामले में या फिर काफ़ी बड़ा फ़ंड हाउस है और उसके पास सबसे अच्छी टीम और फंड मैनेजर है। अगर डेट फंड में निवेश करना है तो इक्विटी वाले आंकड़े नहीं देखना आपको, लेकिन फंड हाउस और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ इस बात की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि निवेश की अवधि कितनी है। डेट फंड में अगर आपको निवेश की अवधि पता है तो कैटेगरी चुनना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा।
आपको बस अपने निवेश की अवधि को मैच करना है फंड की एवरेज मैच्योरिटी से। सेबी ने जो कैटेगराइजेशन की हुई है उसमें कैटेगरी के एवरेज मैच्योरिटी को भी डिफाइन किया है। तो अगर आपके निवेश की अवधि 3 महीना है तो आपके लिए सही होगा लिक्विड फंड, जिसके लिए सेबी के सर्कुलर में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विथ मैच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज ओनली। अगर आपके निवेश की अवधि और फंड की एवरेज मैच्योरिटी मैच नहीं करेगी तो आपका निवेश रिस्की होगा, क्योंकि इस पर ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट का असर अधिक होगा। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि आप जितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं फंड की निवेश की अवधि उससे मैच करती है। इसके बाद आपको चेक करना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अब ये है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कोशिश करते हैं आसान शब्दों में समझने की। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात याद कर लें, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड की कीमत में उल्टा रिश्ता है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड की कीमत नीचे जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो बॉन्ड की कीमत ऊपर भागेगी। अब अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और बॉन्ड की कीमत नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है डेट फंड की एनएवी भी नीचे जाएगी। यहाँ पर अगर एनएवी का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है जहाँ हमने एनएवी के बारे में बताया है, उसको देख लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो शायद अभी वाली बात को समझने में आपको दिक्कत हो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा और बॉन्ड की कीमत नीचे जाएगी तो डेट फंड की एनएवी भी नीचे जाएगी। लेकिन ये एनएवी कितने % ऊपर या नीचे जाएगी, इसका आइडिया हमें मिलता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी बताना संभव नहीं है, आपको ये फंड की फैक्ट शीट में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि इंटरेस्ट रेट गिरने के दौर में अधिक मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाले फंड में पैसा लगाना बेहतर होगा, क्योंकि वहाँ कैपिटल गेन्स ज़्यादा होगा। वहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के दौर में कम मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाले फंड में पैसा लगाना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल लॉस कम होगा। इस बात को आप फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए, बाकी इस पे डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। अब बात डेट कैटेगरी में स्कीम चुनने की, तो यहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि पोर्टफोलियो कैसा है स्कीम का। क्या स्कीम के पोर्टफोलियो में कम रेटिंग वाले सिक्योरिटीज़ ज़्यादा हैं या फिर अच्छी रेटिंग वाले सिक्योरिटीज़ ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है कि हम अच्छी रेटिंग वाले पोर्टफोलियो को ही तवज्जो देंगे। दूसरी बात देखनी है आपको स्कीम की ड्यूरेशन, जिसे हम मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहते हैं। बढ़ते इंटरेस्ट रेट के दौर में अगर कम वोलेटिलिटी चाहिए तो लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाला फंड आपको लेना होगा। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाला है तो ज़्यादा मॉडिफाइड ड्यूरेशन वाली स्कीम लें। इसके साथ ही आपको अलग अलग स्कीम के एक्सपेंस रेशियो को भी चेक करना है, क्योंकि ये आपके नेट रिटर्न पर असर डालेगा। हमने एक एपिसोड में कैलकुलेट करके बताया है कि कैसे अधिक एक्सपेंस रेशियो का असर नेट रिटर्न पर पड़ता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, देख लीजिए एक बार। आखिर में हमारी इन बातों को ध्यान से सुन लीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त आपको एक शब्द हमेशा अपने जहन में रखना है, वो शब्द है डाइवर्सिफिकेशन। अगर इक्विटी में है तो आपको मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन देखना है। आप लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में इन्वेस्टेड रहेंगे तो बेहतर होगा। आपको साथ ही ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी देखना है। तीसरा, आपको स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन देखनी है। बहुत सारे फंड ग्रोथ मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, बहुत सारे वैल्यू स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। चौथा, आपको देखना है कि आपको एक ही एएमसी यानी फंड हाउस में सारा निवेश नहीं करना है। इतनी बातें आप हमेशा अपने जहन में रखेंगे। तो आज हमने जाना कि फ़ंड कैसे चुनें, निवेश करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें। आज हमने कई मुश्किल चीज़ों को आसान शब्दों में बताने की कोशिश भी की है, लेकिन अगर तब भी कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, तब तक जब तक कि आप ये ना कहने लगें कि म्यूचुअल फ़ंड वाकई बहुत सिंपल है। हम और आप अगली बार मिलेंगे एक और ज़रूरी जानकारी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।